हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल कल्कि एजुकेशनल हब पर। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना रहे होंगे। आज की इस क्लास में, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और इसकी वीडियो आपको लगातार मिल रही है। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए कि हमने कल क्या पढ़ा और आज हमारा टारगेट क्या है। कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? एग्जाम्पल्स ऑफ SN1 रिएक्शन। मैंने SN1 रिएक्शन के एग्जाम्पल्स बताया आपको, जिसमें बताया कि मैग्नीशियम में कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। जहां भी कार्बोकेटायन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट क्या होगा? पॉसिबल होगा। दूसरी बात मैंने बताया कि यहाँ पर जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, जिसमें आपको ये बताया गया लास्ट में कि इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है थोड़ी सी मात्रा में, वरना आपको ज्यादातर 50-50% मिलेगा। तो अगर किसी ऑप्शन में मोर इन्वर्जन लेस रिटेंशन लिखा हुआ तो ये ऑप्शन बेस्ट करेक्ट है, बहुत बढ़िया ऑप्शन ये सबसे सही ऑप्शन है। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर होगा इक्वल अमाउंट ऑफ रिटेंशन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वर्जन, यानी इन्वर्जन और रिटेंशन का जो अमाउंट बनेगा वो इक्वल होगा। और इन दोनों को हम मिक्सचर रूप से क्या बोलते हैं? रेशमिंग मिक्सचर। तो इसकी मैकेनिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई SN1 की, कि इसमें रेशमिंग मिक्सचर बनता है। उसके बाद मैंने बताया था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल उभयदंतिक नाभिक स्नेही। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके 2 अटैकिंग सेंटर होते हैं उन्हें बोला जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे CN है साइनाइड, नाइट्रो है NO2। साइनाइड में मैंने कहा C से भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, N के पास लोन पेयर होता है, वो भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। NO2 में N भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और O भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, जो सिंगल बॉन्ड वाला O होता है, O उसके आपका नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी न्यूक्लियोफाइल की ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं कि आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है। तो आज हमको पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, जिसमें आपको SN1 SN2 बताया गया। 3 तो हैं, SN1 SN2 SNI, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से SN1 और SN2 पढ़ना है आपको। जिसमें मैंने आपको SN1 SN2 पूरी मैकेनिज्म सहित, एग्जाम्पल सहित, स्टीरियोकेमिस्ट्री सहित जितना बन सकता है उतना मैंने आपको बताया। आज हम पढ़ने वाले एलिमिनेशन रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ E2 एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन में भी 3 रिएक्शन मिलेगी, E1 E2 E1 CV, जिसमें हम पढ़ेंगे E1 E2 और बाकी E1 CV भी अगर देखा जाएगा, जरूरत पड़े तो E1 CV भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हम इवेंट मैकेनिज्म ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन और इसके एग्जांपल, यानी सबसे पहले हम E2 एलिमिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म में क्या चीजें होती हैं इसको देखा जाएगा। जैसे SN1 और SN2 को देखा गया, पढ़ा गया, ऐसे ही इसको। तो सबसे पहले हम ये समझे कि एलिमिनेशन मतलब क्या होता है। देखिए एलिमिनेशन वर्ड जो है यह बना हुआ है एलिमिनेट से। किससे? एलिमिनेट कहते हैं ना, एलिमिनेट कर दिया गया। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करने का मतलब होता है बाहर कर देना। क्या कर देना? बाहर कर देना, छटाई कर देना, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम होता है तो आप उसमें कट ऑफ बनती है, और कट ऑफ बनने के बाद अगर आप कट ऑफ के अंदर हैं तो आपको सिलेक्टेड माना जाता है, और अगर आप कट ऑफ के बाहर तो आपको एलिमिनेट माना जाता है। क्या माना जाता है? एलिमिनेट। तो एलिमिनेट का मतलब यही है कि छांट करके बाहर कर दिया गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है इसको पहले समझ लीजिए। तो एलिमिनेशन का मतलब ये है कि अगर किसी रिएक्शन में, जब जो है किसी भी रिएक्शन में कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम से एलिमिनेट हो जाए, किसी दूसरे एटम से एलिमिनेट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है?
इसको जानिए। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप क्या हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको क्या पढ़ना है। तो आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे। जब किसी भी अभिक्रिया में किसी परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा कोई दूसरा परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन सिंगल स्टेप के भी हो सकते हैं, डबल स्टेप के भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम सिंगल स्टेप में भी पढ़ सकेंगे और डबल स्टेप में भी पढ़ेंगे, जिसमें डबल स्टेप पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन की डिफिनेशन। जैसे आप एग्जांपल में क्या कह सकते हैं भाई, मान लीजिए कि कोई ए और प्लस बी ये रिएजेंट है, ठीक है, और इस पर अटैकिंग सेंटर कोई सी आया और बी को क्या किया, सी जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये आपको प्रोडक्ट मिल गया ए सी और प्लस बी, ये बाहर मिल गया। ठीक है, तो यह आपका क्या होगा? यह आपका होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? एलिमिनेशन। यह जो सी है इसको हटा दिया, इसको क्या किया? हटा दिया। लेकिन कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है भाई? कौन सता सकता है आपको? जो आपसे अमीर होगा, जो आपसे क्या होगा? अमीर। तो सी जो है जब इससे मजबूत होगा तभी उसको हटा पाएगा। तो इसका मतलब एलिमिनेशन में ये होगा कि जब भी कोई एटम्स किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, किसी को एलिमिनेट करेगा तो उससे मजबूत होगा, उससे मजबूत होगा। ठीक है, तो ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप्स आपको बताए जाएंगे। 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है E1, दूसरी होती है E2 और तीसरी होती है E1CV। इसका जो है इंट्रोडक्शन मैंने अगले लेक्चर में ही दे दिया, इसके पिछले लेक्चर जो आया था उसी में दे दिया था। ठीक है, तो E1 का मतलब क्या है, E2 का मतलब क्या है, E1CV का मतलब क्या है। देखिए E1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हुआ आपका E1। और E2 का मतलब है बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये हुआ E1 और E2। E1CV का मतलब है कॉन्जुगेटेड बेस, C फॉर कॉन्जुगेटेड, B फॉर बेस, कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यह तीनों की नाम याद रखिए कि E1 मतलब क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 का मतलब है बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और E1CV का मतलब है कंजुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है, हिंदी इसकी होगी एकाणु प्रतिलोपन अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया, सॉरी एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, संयुग्मी क्षार विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब होता है संयुग्मी क्षार। ठीक है, तो संयुग्मी क्षार विलोपन अभिक्रिया हम आज पढ़ने वाले हैं A2 एलिमिनेशन, क्योंकि एनसीईआरटी के रिगार्डिंग हमारा टारगेट है। एनसीईआरटी रिगार्डिंग हम चलते हैं। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले A2 है, उसके बाद E1 है और उसके बाद E1CV का भी थोड़ा बहुत जो है चर्चा किया हुआ है। तो E1CV की भी चर्चा कर दी जाएगी जब वो टाइम आएगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे A2 एलिमिनेशन। क्या पढ़ेंगे? A2 एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखिएगा आपकी हेडिंग होगी A2 एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं ये आपको बता दिए गए। अब आपको पढ़ना है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपकी हेडिंग होगी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो पूरा नाम लिख सकते हैं, बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन।
बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, द्विअणु विलोपन अभिक्रिया, द्विअणु विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो E2 एलिमिनेशन क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे ये E2 एलिमिनेशन, कैसे हम रिएक्शन को देख करके पहचानेंगे कि ये E2 एलिमिनेशन। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी मैकेनिज्म देख लें पहले, हम मैकेनिज्म देख लेंगे तो हम पहचान जाएंगे। तो इसकी मैकेनिज्म देखिएगा कैसे होगी ये। आपने SN2 देखा होगा, SN2 रिएक्शन, तो सेम SN2 रिएक्शन के जरिए जैसे SN2 हुई थी वैसे ही E2 रिएक्शन होगी, लेकिन वहां पर क्या रहता था, वहां पर जो है न्यूक्लियोफाइल रहता था, यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियोफाइल कोई बेस आएगा, क्या आएगा, बेस। जैसे सपोज कर लीजिए कि यह आपको कोई एल्किल हैलाइड्स मिल गया, यह आपका एल्किल हैलाइड्स है। याद रहे एल्किल हैलाइड से जो कार्बन जुड़ा होगा वह कार्बन अल्फा कार्बन होगा, उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन होगा, उसके बाद वाला कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन। अब अगर कोई क्षार, सपोज कर लो कोई क्षार यहाँ पर है बेस, अगर कोई क्षार इससे रिएक्शन करने आता है और ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा वह जो है बीटा कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि E2 एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो जो बीटा कार्बन होगा वहां से वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, इस प्रकार के हाइड्रोजन को हटाएगा और यहां से हाइलाइट्स का रिमूवल होगा, यहां से हाइलाइट निकलेगा, तो बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज कर लो क्षार में मैंने ले लिया OH, इसमें कोई भी क्षार आ सकता है, ठीक है, बेस यही होगा आपका, और यही स्टेप आपका क्या है, RDS भी है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी है। क्यों, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, जो है इसमें आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन में बताई जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए यही RDS भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़े समय के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, क्या, यहाँ बेस अटैक कर रहा है, तो जैसे जैसे बेस अटैक करेगा वैसे वैसे यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होता रहेगा, और इसके बीच में क्या आता रहेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता रहेगा। कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे मैं यहाँ एक हाइड्रोजन बता दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, यहाँ बना दिया मैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन को ऐसे ऐसे जो है रिमूव किया जा रहा है, यहाँ बना दिया जाएगा कि हाँ ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड जो है टूट रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ये टूट रहा है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि ये भी निकल जा रहा है, ये भी निकल जा रहा है, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, और ये हाईलाइट भी निकलना है, इसको भी निकालिए यहाँ से, बाकी जो जैसा है उसको वैसे लिख दीजिए, ठीक है। तो यह एक स्टेट आपको मिलती है, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। और ध्यान देंगे आप, तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ये हाईली एनर्जेटिक होती है। ये क्या होती है, हाई एनर्जेटिक, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे इसमें कार्बन की वजह से ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो यह ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जेटिक होती है, तुरंत इस पर जो है, तुरंत यह जो है इसमें कन्वर्ट हो जाती है डबल बॉन्ड, यहाँ तुरंत जो है फॉर्मेशन किसका होता है, डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो इसमें जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड C, और आपका ये बंद मिल जाएगा और ये इस तरीके से, तो इस तरह से यह क्या मिल जाएगी, एल्कीन। तो आप याद रहे, आपको याद रहे कि जब जो है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो वहां पर एल्कीन मिलेगी, और सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ बात याद रखें, सबसे पहले ये बात रखें याद कि हम E2 एलिमिनेशन को और क्या बोलते हैं। तो अभी आपने कहा कि सर बीटा कार्बन पर अटैक करता है तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन, तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलेंगे, चाहे तो आप इसको बोलिए E2 एलिमिनेशन और चाहे तो इसको बोलिए बीटा एलिमिनेशन। अब आप देखेंगे ये अगर हाइलाइट्स यहाँ जुड़ा है तो ये जो कार्बन है ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, अल्फा वाला कार्बन 1 नंबर, ये वाला 2 कार्बन, तो इसको 1-2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एलिमिनेट हुआ, यहाँ से भी एलिमिनेट हुआ है। तो इसका एक और नाम है कि इसको हम जो है 1-2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, 1-2 एलिमिनेशन, क्या बोल सकते हैं, 1-2 एलिमिनेशन। दूसरा एक नाम और इसका है
इसको हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्योंकि हाइड्रोजन का भी रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, इसके आधार पर किसको बोल सकते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। 3 नाम इसके याद रखिएगा, बस इसको लेके 4 हुए। E2 एलिमिनेशन बोलिए, या बीटा एलिमिनेशन बोलिए, या 1,2 एलिमिनेशन बोलिए, या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बोलिए, दोनों बात एक ही है। ये चारों बात एक ही है। इस चारों का कहने का मतलब यही है कि E2 एलिमिनेशन ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा, आपने देखा कि यह जो रिएक्शन हो रही है वो सिंगल स्टेप, ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम समय के लिए होती है, आपको पता नहीं चलता है कि यहाँ ये ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनती है। ठीक है, यह डायरेक्ट जो है इस बेस जो है इस बीटा कार्बन पे अटैक करता है, डायरेक्ट एल्कीन का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले बात बताएंगे सर, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कौन सी स्टेप की है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, यहाँ लिखेंगे सर, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दूसरी बात देखिए, अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन है, आरडीएस यही है, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप यही है। तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप कहेंगे इसमें बेस भी आ रहा है और हाइलाइट्स भी आ रहा है, बेस भी आ रहा है और हाइलाइट्स भी आ रहा है। देखिए बेस भी इसी में है, हाइलाइट्स भी इसी में है, कहीं कोई दूसरा अटैक करने बाद में नहीं आया है बाहर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, यहां लिख दे रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रिएक्शन को शॉर्टकट में मैंने RXN लिखा है। यह डिपेंड करेगी किस पे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एल्किल हाइलाइट्स के कंसंट्रेशन पे और बेस के कंसंट्रेशन पे, यानी कि एल्किल हाइलाइट्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, इसके पावर 1 और बेस के पावर 1। देखिए 1, 1, 2 हो गया। इसी के आधार पर हम इसका ऑर्डर क्या लिखते हैं, इस रिएक्शन का ऑर्डर यानी रिएक्शन की कोटि, रिएक्शन की कोटि। तो रिएक्शन की कोटि या ऑर्डर जो है हम 2 लिखते हैं और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 लिखते हैं। इसकी क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी भी कितना लिखते हैं, 2। तो याद रहे कि यह रिएक्शन की जो कोटि होती है द्वितीय कोटि की होती है और परमाणुकता भी द्वितीय कोटि की होती है, परमाणुकता भी 2 होती है। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि इसको हम बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन भी कहेंगे, 1,2 विलोपन भी कहेंगे, इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहेंगे, यानी डीहाइड्रोहैलोजनीकरण, डीहाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है हिंदी में। और ये जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, केवल प्रथम चरण यानी एक चरण में ही केवल पूरी हो जाती है रिएक्शन, इसको द्वितीय चरण की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, एक संक्रमण अवस्था आती है, यह संक्रमण अवस्था है। और यह संक्रमण अवस्था जो होती है ये हाईली एनर्जेटिक होती है, ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तुरंत जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, एल्कीन। तो ये बात याद रहे कि E2 एलिमिनेशन की मैकेनिज्म क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि कितने नाम है और ये कितने सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कैसे डिपेंड करेगी, एल्किल हाइलाइट्स और बेस पे डिपेंड करेगी, इसलिए इसकी ऑर्डर भी 2 हो जाएगी, यानी कोटि 2 हो जाएगी और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, परमाणुकता भी 2 और रिएक्शन की कोटि भी क्या हो जाएगी, द्वितीय कोटि की रिएक्शन। आप इसको नोट कर लें और एग्जाम्पल कर लें इसका। ठीक है, ये हुआ एलिमिनेशन का कंप्लीट मैकेनिज्म, E2 एलिमिनेशन का। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूं आपको। देखिए एग्जाम्पल में आप जो है एल्किल हाइलाइट्स लेंगे और कोई क्षार की उपस्थिति में उसकी रिएक्शन करा देंगे। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल नंबर 1, एल्किल हाइलाइट्स में मैंने लिया CH3 CH2Br, ये लिया। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी एल्कोहलिक KOH के साथ में, और आप जानते हैं E2 एलिमिनेशन ये होगी एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है अल्फा कार्बन, यह है बीटा कार्बन, तो यह Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्यों, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ से Br रिमूव हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ से जो Br जो मिला है निकला वो आपका हो जाएगा बाई प्रोडक्ट HBr। वैसे बाई प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, तो यह हमको क्या मिल जाएगी एथीन। क्या मिल गई एथीन, ये हमको एथीन मिल गया। ठीक है, ये रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखिए, अगर मान लो ऐसा कुछ मिल गया, दूसरा एग्जांपल CH3 CH CH3 और यहाँ से Br मिल गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हाइलाइट्स को देखना है। ये हमारा हाइलाइट्स है। अब इससे जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा, तो ये आपका हो गया अल्फा। ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो आपकी मर्जी, चाहे आप डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ कर दें, चाहे आप डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ कर दें। यही रिएक्शन से इसी इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से Br का ये Br जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों बीटा कार्बन है। तो आप यहाँ से मैं यहाँ से अगर कर दूं, सपोज कर लूं, ऐसे कर दूं CH2, यहाँ से अगर कर दूं तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और सिंगल बॉन्ड CH, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर आप सपोज कर लीजिए यहाँ से नहीं किए, यहाँ से कर दिए, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वही बात पड़ रही, एक नंबर से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, एक नंबर से यहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है। कोई बात नहीं, आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि हम अगर ऐसे कोई एल्कीन लिए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तीसरे एग्जाम्पल को आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम्पल दूसरे तक तो कोई बात नहीं, आपने चाहे इसको बना दिया या इसको बना दिया, लेकिन तीसरा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज कर लीजिए ऐसे मिल गया आपको CH3 CH CH2 CH3 और यहां से मिला Br। यही रिएक्शन सेम जो है फिर से एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH और E2 एलिमिनेशन। मैकेनिज्म किसकी होगी? E2 एलिमिनेशन। यही हो रही है रिएक्शन सेम। तो अब क्या करना है हमको, ध्यान दीजिएगा। पहले Br को पकड़ना है, यही Br है, यह आपका अल्फा कार्बन, यह बीटा कार्बन, यह भी बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन होगी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास दो पोजीशन है। मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल करके यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल करके यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो मैं दोनों प्रोडक्ट को बनाता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, देखिएगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलने वाला है। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये ऐसा मिल जाएगा। लेकिन अगर जो है मैंने इस वाले बीटा कार्बन से नहीं बल्कि इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दिया तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। तो अब क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, अब आपको ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ CH3 है तो ये CH3 ऐसे ही रहेगा, CH3 ये CH है तो ये CH आपका ऐसे रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पर आपका CH2 है ना, यहाँ आपका क्या है CH2 है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ से निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरीके से। एक मिनट, यहाँ से निकलना है तो यहाँ हो जाएगा, ये ऐसा होगा, देखिएगा ऐसा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, दोनों में आप डिफरेंस देखिए, दोनों में। ठीक है, एक आपका यह प्रोडक्ट मिला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक प्रोडक्ट है। और एक प्रोडक्ट ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH3। इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। तो आप देखेंगे इसमें दो प्रोडक्ट मिले हैं। अगर आप इसको देखें यहां से देखें तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मेजर प्रोडक्ट मान रहे हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है मेजर प्रोडक्ट है, तो ये किसके नियम से होगा, ये हो जाएगा हाफमैन नियम से। ये हाफमैन नियम के अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन
अगर इसको मेजर प्रोडक्ट मान रहे हैं तो ये सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, सेट-जेफ रूल, ठीक है। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग यह आपका क्या होगा, यह आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन ध्यान रहे जो आपको सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिला है ये वाला, इसमें हमको देखना है कि कितने अल्फा कार्बन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका एल्कीन है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वह अल्फा कार्बन होगा और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ, 6 अल्फा हाइड्रोजन इससे है। और इसमें देखें अगर तो ये आपकी एल्कीन है यहाँ, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन केवल 2 1 है और हाइड्रोजन केवल 2 है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब मोर स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल कौन है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो मोर स्टेबल ये है। तो सेट-जेफ रूल के अनुसार क्या होगी, जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी वह मेजर प्रोडक्ट होगी, याद रखेंगे। और अभी नोट करवा दे रहा हूं मैं, सेट-जेफ अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल मोर स्टेबल एल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट, और अकॉर्डिंग टू हाफमैन रूल लेस स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम सेट-जेफ रूल ले रहे हैं तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी, जो अधिक अस्थायी एल्कीन होगी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, वह एल्कीन मेजर प्रोडक्ट देगी। और अगर हम हाफमैन रूल ले रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछा कि हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बताना है, तो हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो लेस स्टेबल एल्कीन होगी, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या लेस होगी, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, वह आपकी क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। तो आप इस पॉइंट को नोट कर ले, और मैं इस पॉइंट को नोट करवा दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा नोट पॉइंट्स क्या है, देखिएगा नोट्स पॉइंट क्या है। तो ये आपका नोट्स पॉइंट बन गया है, और ये इंपॉर्टेंट भी है नोट्स पॉइंट आपका, ठीक है, नोट कर लिया। मोर स्टेबल एल्कीन, ठीक है, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट according to सेट-जेफ रूल, according to सेट-जेफ रूल। हिंदी नोट कर लेंगे। सेट-जेफ नियम के अनुसार अधिक अस्थायी एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे, तो अभी मैं आपको बताया हूं कि क्या करना है आपको, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वह एल्कीन मोर स्टेबल होगी, और जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम वह एल्कीन क्या होगी, लेस स्टेबल होगी, ठीक है। और एक और पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर, लेस स्टेबल एल्कीन यहाँ एल्कीन में भूल गया हूं, नोट कर लीजिएगा। लेस स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट according to हाफमैन रूल। सेट-जेफ नियम के अनुसार मोर स्टेबल एल्कीन जो होगी वह मेजर प्रोडक्ट होगी, और हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग, हाफमैन रूल के अनुसार जो लेस स्टेबल एल्कीन होगी वह मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो वहां क्वेश्चन में कहेगा कि अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल
अकॉर्डिंग टू सर्जेफ रूल, यानी सर्जेफ रूल के अनुसार कौन सी एल्कीन बनेगी और रिएक्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो आप जब सर्जेफ रूल समझेंगे तो आपको अच्छे से आसानी से आप उस क्वेश्चन को जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट है और ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप गांठ मार दीजिए। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं, अगर इसको भूल गए तो आप जो है मेजर और प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम मेजर प्रोडक्ट किसको माने, क्योंकि दो एल्कीन बन रही है ना, दो पोजीशन आ रही है बीटा कार्बन की, इसलिए हम कौन सी मेजर प्रोडक्ट माने। तो और किसके नियम से क्वेश्चन पूछ रहा है ये भी याद रखें, हाफमैन से पूछ रहा है कि सर्जेफ से पूछ रहा है। अगर हाफमैन से पूछेगा तो कुछ और आंसर बनेगा, सर्जेफ से पूछेगा तो कुछ और आंसर बनेगा। और याद रहे गलत आंसर ऑप्शन नंबर ए में आता है, गलत आंसर ज्यादातर जो है ऑप्शन नंबर ए में आता है। जब कंफ्यूजन वाला ऑप्शन होता है तो जो गलत वाला होता है वो ए में ही आता है ज्यादातर। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे, सतर्क रहें, जल्दी से आंसर पाने की कोशिश करने के चक्कर में अपना आंसर गलत ना करना। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं और इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं कि क्या इसकी रिएक्टिविटी है, मतलब रिएक्शन में जो आपको हैलाइड्स मिलेगा एल्किल हैलाइड्स, उस एल्किल हैलाइड्स में अगर हम आर को चेंज करें तो क्या ऑर्डर बनेगा, और अगर हम हैलाइड्स को चेंज करें तो क्या ऑर्डर बनेगा, इसको देखते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। जैसे देख लीजिए एक एल्कीन ऐसी मिल गई, अगर आप एक एल्किल हैलाइड्स ऐसी मिल गई CH3 CH2 CH CH3, यहां से मिल गया Br। ठीक है, और कोई बल्कि बेस मिल जाए, सपोज कर लो ऐसा कोई बल्कि बेस मिल गया आपको, जैसे CH3 CO Na+, ठीक है, और यहां से CH3, यहां से CH3, तो ये क्या है बल्कि बेस। बल्कि बेस का मतलब बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े ग्रुप वाला बेस है, इसको लिख देंगे हम, ये क्या है बल्कि बेस है, बल्कि बेस। अगर कोई बल्कि बेस मिलता है कोई बात नहीं, आप जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं ना वैसे बना दीजिए। आप सबसे पहले हैलाइड्स को पकड़िए, उसके बाद बीटा कार्बन देखिए, ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अब आप प्रोडक्ट बना दीजिए तो दो प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा, दो प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा, क्योंकि बीटा कार्बन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप दो प्रोडक्ट बनाइए। जैसे देखिए एक ऐसे हो गया CH3, अगर मान लीजिए इस बीटा कार्बन से निकालते हैं तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। याद रहे कार्बन की संख्या कम ना हो। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, अगर यहां से निकालते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा, देखिएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब देखिए, अब इसमें नियम अगर पूछा है कि कौन से नियम से, तो नियम से आप प्रोडक्ट बना देंगे। अगर नियम नहीं पूछा तो दो प्रोडक्ट इस तरह बनेंगे। अब इसमें आपको पहचानना है कौन लेस है, कौन लेस स्टेबल है, कौन मोर स्टेबल है। तो आप सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले को पहचानिए, पकड़िए इसको, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन देखिए, तो इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6 है, इसमें पकड़िए, तो यहाँ पर आपको मिला ये। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ केवल एक ही यही है, तो इसके पास 2 है, तो इसका मतलब इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, तो ये है आपका मोर स्टेबल है, ये क्या है मोर स्टेबल है, और यह आपका क्या है लेस स्टेबल है, यह आपका लेस स्टेबल एल्कीन है, और यह आपका मोर स्टेबल एल्कीन है। अगर मोर स्टेबल एल्कीन है तो सर्जेफ रूल के अनुसार यह आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। सर्जेफ रूल के अनुसार, सर्जेफ रूल के अनुसार यह आपका क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर लेस स्टेबल है तो यह हाफमैन रूल के अनुसार, हाफमैन रूल के अनुसार यह आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये आप जब नियम पढ़ लीजिए सर्जेफ रूल क्या है, हाफमैन रूल क्या है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान। और यहाँ बल्कि ग्रुप हो, बल्कि बेस हो, छोटा बेस हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
ठीक है, प्रोडक्ट में कोई प्रभाव आने वाला नहीं है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजिंग आ सकती है, लेकिन प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। प्रोडक्ट जैसे बनना था वैसे ही बनेगा, जो बनना था वही बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ये चेंज हो सकती है, रिएक्शन स्लो हो सकती है, रिएक्शन फास्ट हो सकती है। वो तो डिपेंड करेगी रिएक्टिविटी पे कि बेस की रिएक्टिविटी क्या है। अगर बेस की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, अगर बेस की रिएक्टिविटी लेस है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो रहेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में अब आपको ऑर्डर बता देता हूं, एल्किल हैलाइड्स का ऑर्डर क्या है। तो एल्किल हैलाइड्स मिलते हैं आपको, उसमें ऑर्डर क्या है उसको बता देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नोट कर लेंगे इसको। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो रिएक्टिविटी नोट कर लेंगे। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वह 3 डिग्री होगा। क्या होगा? 3 डिग्री। सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स होगा, मोर रिएक्टिव। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल। तो ये इसकी रिएक्टिविटी का याद रहे, ये SN1 को फॉलो कर रहा है। E2 है लेकिन फॉलो कर रहा है SN1 को रिएक्टिविटी में। है तो E2 लेकिन फॉलो किसका कर रहा है? SN1 का कर रहा है। SN1 में ऐसा होता था। ठीक है, अब इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपकी जो है रिएक्टिविटी कंप्लीट हुई, यह आपकी रिएक्टिविटी कंप्लीट हुई कि रिएक्टिविटी आप कैसे देखेंगे। और यहाँ पर मैंने E2 एलिमिनेशन को अच्छे तरीके से एग्जांपल दे करके पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ऐसे, और हाँ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे कराया जाएगा। तो हम आज के लेक्चर में बस यहीं तक बात करेंगे कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे हुई और इसके एग्जाम्पल हमने देखा। अगले लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं इवन एलिमिनेशन। अगले लेक्चर में इवन एलिमिनेशन के बारे में बात की जाएगी और उसके एग्जाम्पल की बात की जाएगी और उसके जो है रिएक्टिविटी की बात की जाएगी, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, इस चीज की बात की जाएगी, अगले लेक्चर में की जाएगी। ठीक, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और नोट्स जरूर बनाते रहिए। हर वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं कि नोट्स आप जरूर बनाते रहें, क्योंकि क्विक रिवीजन, जल्दी रिवीजन एग्जाम के दौरान सबसे सही जो आपका पड़ता है वह पड़ता है नोट्स। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो, और अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर रिवीजन के लिए आप इधर उधर भटकेंगे और शायद बहुत बेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप रिवीजन के लिए कहीं तर तमाम तरह की वीडियो, तमाम तरह के चैनल्स को सर्च करेंगे तो जिसमें आपको टाइम से बर्बाद होगा। आप मोबाइल्स में अगर देखते हैं बहुत ज्यादा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और नोट्स अगर आप बनाए हैं पहले से, मोबाइल्स में लेक्चर को देख देख करके नोट्स बनाए हैं, तो एग्जाम के दौरान आपको मोबाइल से दूरी बना लेनी है और केवल जो है आप अपने नोट्स पे फोकस करिए और ऑल द बेस्ट करके आएंगे। अच्छा बेस्ट, बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत बढ़िया करके आएंगे और पेपर आपका बहुत ही आसान जो है रहता है, बहुत टफ नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा हमको मेहनत करने की जरूरत होती है। ठीक है, इन सब के साथ मैं अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।